गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हम किस तरीके से अब हर एक चैप्टर वन स्टार्टेड वीडियो लेक्चर में अपलोड करेंगे। इसमें हम जो भी बच्चे नीट के लिए पढ़ रहे हैं या जो बच्चे बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, सबके लिए ये हेल्पफुल होगा। इसमें एनसीईआरटी टू द पॉइंट कवर करने की कोशिश की हूँ मैं, लेकिन फिर भी जब भी आप मेरे वीडियो लेक्चर्स देखिएगा, आप साथ में एनसीईआरटी की बुक लेकर जरूर बैठिएगा, जिसमें आपको एनसीईआरटी की क्लियरिटी मिलेगी। तो ये न्यू सीरीज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ, जिसका नाम है 2025 सीरीज। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन के साथ, एक जुनून के साथ। उठो जागो तब तक ना रुको, जब तक कि मंजिल की प्राप्ति ना हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले समझते हैं इसका जो चैप्टर का नाम है उसका मतलब क्या है। न्यूरल कंट्रोल मींस कि हमारे बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के नर्वस सिस्टम के अंदर वो पावर है जो किसी भी काम को कंट्रोल कर सकता है, स्टॉप कर सकता है, स्लो कर सकता है, फास्ट कर सकता है, एनी टाइप। एंड बात करेंगे हम लोग कोऑर्डिनेशन का। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? मिलजुल कर किसी भी काम को करना। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? मिलजुल कर किसी भी काम को करना। जैसे कि बात करते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं कि जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि आजकल आप लोग जिम वगैरह करते हैं डोले सोले बनाने के लिए, तो उसमें क्या है कि आपकी मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ी हुई होती है। उस समय आपकी बहुत ज़्यादा मस्कुलर एक्टिविटी हो रही होती है, जिससे एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है। उस मस्कुलर एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए जो आपकी एनर्जी की डिमांड है वो बढ़ जाती है, एंड देन जो आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई है वो बढ़ जाती है। एंड इस ऑक्सीजन की सप्लाई को फुलफिल करने के लिए जो आपका रेट ऑफ रिस्पिरेशन है एंड हार्ट रेट है, ये भी आपका क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज देखिए हम काम क्या कर रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करने का, मस्कुलर एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर क्या क्या आपका एनर्जी का डिमांड बढ़ रहा है, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ रही है, एंड रेट ऑफ रिस्पिरेशन बढ़ रहा है, हार्ट रेट बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट आपके बहुत सारे ऑर्गन का हो रहा है, जैसे लीवर का, हार्ट का, लंग्स का, किडनी का, इन सब चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। सिर्फ किस काम के लिए? आपके फिजिकल एक्सरसाइज के लिए, आपके मस्कुलर एक्टिविटी के लिए। इन सभी ऑर्गन का यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जितने के जितने ऑर्गन है वो सब अपना काम कर रहे हैं। जैसे ही आप फिजिकल एक्सरसाइज को स्टॉप कर देंगे, देन आपके जो भी ऑर्गन्स थे वो सब धीरे धीरे अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे। आप लोगों को समझ में आया कि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है? मींस हमारे बॉडी में बेसिकली जो किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, स्लो या फास्ट करने के लिए, ये जो एबिलिटी है वो हमारे बॉडी के अंदर है। और हमारे बॉडी के अंदर एग्जैक्ट अगर हम लोग बोले तो किसके पास है? हमारे नर्वस सिस्टम के पास है। और नर्वस सिस्टम में भी किसके पास है? ब्रेन के पास है। एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब आप लोग समझ ही चुके हैं, मिलजुल कर किसी भी काम को करना। तो आइए देखते हैं कोऑर्डिनेशन क्या है। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच टू आर मोर ऑर्गन इंटरैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन एंड अदर। मीन्स दो या दो से अधिक ऑर्गन मिलजुल कर एक साथ जो काम करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के साथ, जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, मस्कुलर एक्टिविटी आपकी बढ़ी हुई होती है, एंड वहाँ पर उस मस्कुलर एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए जो एनर्जी की डिमांड है वो बढ़ जाती है, एंड एनर्जी की डिमांड को फुलफिल करने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है, एंड ऑक्सीजन की सप्लाई को फुलफिल करने के लिए रेट ऑफ रिस्पिरेशन एंड हार्ट रेट बढ़ जाता है। एंड जैसे ही आप फिजिकल एक्सरसाइज को स्टॉप कर देंगे, आपके जो भी ऑर्गन थे, हार्ट, लंग, किडनी, ये सब अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। तो समझ में आ गया आप लोगों को?
ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन का। तो कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करते हैं दो सिस्टम मिलकर के। फर्स्ट क्या है, नर्वस सिस्टम। सेकंड क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या होता है, सेल होती हैं जिसे न्यूरॉन्स कहेंगे। एंड एंडोक्राइन सिस्टम में क्या पाई जाती हैं, ग्लैंड्स पाई जाती हैं। नर्वस सिस्टम के केमिकल को क्या कहेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर। जबकि एंडोक्राइन सिस्टम के केमिकल को क्या कहेंगे, हार्मोन्स कहेंगे। नर्वस सिस्टम का यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। इसका एक्शन कैसा होता है, फास्ट होगा, एक्यूरेट होगा एंड शॉर्ट लाइफ होगा। तो आइए समझते हैं कि इनका एक्शन फास्ट कैसे होता है। जैसे कि आप जैसे ही सोचते हैं कि हमको दौड़ना है, आप तुरंत दौड़ना स्टार्ट कर देंगे। आप जैसे सोचेंगे हमको लिखना है, आप लिखना स्टार्ट कर देंगे। मीन्स इसका एक्शन, आपने सोचा नहीं कि काम को कर दिया, देन इसका एक्शन कैसा है, फास्ट है। एंड नेक्स्ट बात करेंगे एक्यूरेट। अगर आपने सोचा है आपको इस डायरेक्शन में दौड़ना है, तो आप उसी डायरेक्शन में दौड़ेंगे, इधर उधर किसी अदर डायरेक्शन में नहीं दौड़ेंगे। देन ये कैसा है, इसका एक्शन बिल्कुल एक्यूरेट होगा। एंड शॉर्ट लाइफ, ये बस कम टाइम के लिए होगा। आप जिस टाइम सोचेंगे उसी टाइम काम करेंगे, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा। वहीं पर हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं। इसका जो एक्शन है वो कैसा होगा, स्लो होगा, नियरली एक्यूरेट होगा एंड लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बेसिकली नर्वस सिस्टम। एंड नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम का। तो नर्वस सिस्टम में अगर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले न्यूरल टिश्यूज का। जो न्यूरल टिश्यू होता है वो क्या होता है, ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हाईली स्पेशलाइज्ड सेल पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन्स है, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। तो वही हम लोग बात करते हैं, जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उन सब में हाईली स्पेशलाइज्ड सेल पाया जाएगा, जिन्हें क्या कहेंगे, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या करता है, किसी भी स्टिमुलस को डिटेक्ट कर सकता है, रिसीव कर सकता है एंड ट्रांसमिट कर सकता है। और हम लोग इसमें बात करते हैं न्यूरॉन्स का, कहाँ पर सिंपल न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन होगा, कहाँ पर बेटर ऑर्गेनाइजेशन होगा और कहाँ पर मोर डेवलप नर्वस सिस्टम होगा। ये आइए यहाँ पर देखते हैं। तो वेरी सिंपल न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर देखने को मिलेगा, लोअर इनवर्टिब्रेट में मिलेगा। बेसिकली हाइड्रा की बात करें, जो हाइड्रा है ये लोअर इनवर्टिब्रेट का है। इस हाइड्रा में जो इसका न्यूरॉन होता है वो किसका बना होता है, जो इसका न्यूरल टिश्यू है वो किसका बना होता है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स का। एंड नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं न्यूरल सिस्टम बेटर ऑर्गेनाइज्ड होगा किसमें, इंसेक्ट में, इन कंपैरिजन टू हाइड्रा। हाइड्रा के कंपैरिजन में अगर बात करते हैं इंसेक्ट में, तो इनमें बेटर न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन होगा, बिकॉज इसमें एक ब्रेन होगा, ए नंबर ऑफ गैंग्लिया होगा एंड न्यूरल टिश्यू होगा। जबकि हाइड्रा का जो न्यूरल सिस्टम था किसका बना था, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन का। और इंसेक्ट का किसका बना हुआ है, इसमें एक ब्रेन है, ए यहाँ पर गैंग्लिया है एंड न्यूरल टिश्यूज है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मोर डेवलप नर्वस सिस्टम का। तो मोर डेवलप नर्वस सिस्टम किसमें पाया जाता है, वर्टिब्रेट में। तो मोर डेवलप या वेल डेवलप की बात करें नर्वस सिस्टम का तो वो वर्टिब्रेट में। तो जैसे जैसे हम लोअर इनवर्टिब्रेट से लेकर हायर एनिमल्स तक जाएंगे, वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो नर्वस सिस्टम है वो आपका डेवलप होता चला जाएगा। तो लोअर इनवर्टिब्रेट में सिंपल न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन था, इंसेक्ट में उससे बेटर था हाइड्रा से, एंड देन मोर डेवलप नर्वस सिस्टम किसमें देखने को मिलेगा, वर्टिब्रेट में। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन का। नर्वस सिस्टम के क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड नंबर 2 पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, सीएनएस बोलते हैं। एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, पीएनएस बोलते हैं।
बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो इसमें कौन कौन आ जाएगा? ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। वहीं पर बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, इसमें ऑल नर्व्स आ जाते हैं एलॉन्ग विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नर्व भी किसमें आ जाएंगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। जो ब्रेन का नर्व होता है उसे क्या बोलते हैं? क्रेनियल नर्व। जो स्पाइनल कार्ड से नर्व निकलती है उसे क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व। तो ऑल नर्व हैं वो सब किसके पार्ट हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे कि सेंसरी न्यूरॉन या फिर अफरेंट फाइबर बोल सकते हैं, एंड नेक्स्ट आपको मोटर न्यूरॉन या इफरेंट फाइबर। सेंसरी न्यूरॉन या अफरेंट फाइबर की बात करें तो ये स्टिमुलस को कहां से कहां ले जाता है? सेंसरी या अफरेंट फाइबर स्टिमुलस को कहां से कहां ले जाता है? रिसेप्टर टू सीएनएस। वहीं पर हम लोग बात करते हैं मोटर या इफरेंट फाइबर का, ये इंपल्स को कहां से कहां ले जाता है? सीएनएस टू इफेक्टर। सीएनएस टू इफेक्टर। इफेक्टर क्या होते हैं? मसल ग्लैंड होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मोटर या इफरेंट फाइबर को, इन्हें भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन सोमैटिक मोटर एंड सेकेंड वन विसरल मोटर। जो सोमैटिक मोटर है ये इंपल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल तक लेकर के जाता है, एंड वहीं पर हम लोग बात करते हैं विसरल मोटर का, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंपल्स कहां पर लेकर जाता है? इनवॉलेंट्री एंड स्मूथ मसल में। तो विसरल मोटर का ही पार्ट कौन सा है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किसमें आ जाता है? विसरल मोटर में। अब इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये पूरा आप लोगों ने देखा जो नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन था। इसका क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन जो है स्टिमुलस को कहां से कहां ले जाता है, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहां से आप लोग बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। आपके एनसीईआरटी में एक नीचे दे रखा है विसरल नर्वस सिस्टम। जो विसरल नर्वस सिस्टम होता है ये किसका पार्ट होता है? ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। जो विसरल नर्वस सिस्टम होता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। इसमें नर्व, फाइबर, गैंग्लिया, प्लिक्सस ये सब आ जाते हैं। इसमें इंपल्स जो है कहां से कहां जाता है? जो भी स्टिमुलस है वो सीएनएस टू विसरा एंड विसरा टू सीएनएस, इस तरह से यहाँ पर इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है। क्लियर है यहाँ तक पूरा? नेक्स्ट बात करते हैं न्यूरॉन का। न्यूरॉन, जो न्यूरॉन है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को क्या बोलेंगे हम लोग? न्यूरल टिश्यू। ठीक है, तो हमारे नर्वस सिस्टम की जो सेल है उसे क्या कहेंगे हम लोग? न्यूरॉन कहेंगे। यहाँ पर ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है, यहाँ पर ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये आपका क्या है? न्यूरॉन है। ये आपका नर्वस सिस्टम का सेल है। ठीक है, या फिर इसे आप न्यूरॉन्स बोल सकते हैं या फिर इसे आप नर्व सेल बोल सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इस न्यूरॉन का। तो न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। आप लोग और भी कुछ इस तरह से पढ़ चुके हैं, जैसे कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ किसे कहेंगे? सेल को। और भी आप लोग एक पढ़े हैं कहीं पर, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी किसे बोलते हैं? नेफ्रॉन। वैसे ही यहाँ पर है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन्स। यहाँ पर ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये क्या है? न्यूरॉन्स है। तो आइए देखते हैं न्यूरॉन्स के टोटल पार्ट कितने होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 डेंड्राइट्स, नंबर 2 सेल बॉडी एंड नंबर 3 एक्सॉन। तो यहाँ पर मैं बेसिकली एनसीईआरटी ही कवर कर रही हूँ, तो आप लोग मेरा लेक्चर जब भी देखिए एनसीईआरटी को साथ में लेकर बैठिए, क्योंकि कितना भी कोई कोशिश कर ले लेकिन 100% एनसीईआरटी को कवर करने के लिए आपको एनसीईआरटी को रीड करना ही पड़ेगा। वैसे मैं बेसिकली यहाँ पर मैंने कवर कर दिया है मोस्टली 99.9%, लेकिन 0.1% के लिए आपको एनसीईआरटी रीड करनी पड़ेगी। तो आइए समझते हैं न्यूरॉन्स के टोटल पार्ट कितने? 3। नंबर 1 डेंड्राइट,
नंबर 2 सेल बॉडी एंड नंबर 3 एक्सॉन। तो आपको यहाँ पर बहुत सारे शॉर्ट फाइबर दिख रहे हैं, वो क्या है? डेंड्राइट्स हैं। जो ये आपको दिख रहा है ये क्या है? सेल बॉडी है। एंड देखिए, अगर किसी सेल की बात किया जाए तो उसमें न्यूक्लियस एंड उसमें साइटोप्लाज्म तो श्योर ही पाया जाएगा। तो यहाँ भी ये जो न्यूरॉन है एक सेल है, इसीलिए देखिए यहाँ पर क्या पाया जा रहा है? न्यूक्लियस पाया जा रहा है। इसमें कुछ फ्लूइड आपको दिख रहे हैं जिसे क्या बोल देते हैं? निजल्स ग्रेन्यूल। जो निजल्स ग्रेन्यूल होता है वो क्या होता है? राइबोसोम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एंड ये जो आपको एक लॉन्ग फाइबर यहाँ से निकलता हुआ दिख रहा है सेल बॉडी से, वो क्या है? एक्सॉन है। एक्सॉन के सराउंडिंग जो आपको शीथ दिख रही है वो क्या है? माइलिन शीथ है, जो आपकी ये रेड कलर से बनी हुई है। एंड इनके बीच में जो आपको यहाँ पर ग्रीन कलर से दिखाया गया है ये क्या है? श्वान सेल है। श्वान सेल ही माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती है। देखिए यहाँ पर आपको जो माइलिन शीथ है, बिटवीन द माइलिन शीथ आपको स्पेस पाया जा रहा है, आपको स्पेस दिख रहे हैं, जिसे क्या बोलते हैं? देखिए, बिटवीन द माइलिन शीथ यहाँ पर गैप पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रैनबियर। जिसे क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रैनबियर। जो एक्सॉन है, एक्सॉन का जो टर्मिनल है वो ब्रांच्ड होता है। एक्सॉन का जो टर्मिनल है वो ब्रांच्ड होता है और इसके टर्मिनल पर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है इसे क्या बोलेंगे? सिनेप्टिक नॉब। इस एक्सॉन के टर्मिनल पर जो आपको बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे क्या कहेंगे? सिनेप्टिक नॉब। जो एक्सॉन का टर्मिनल है इसे ही क्या बोलते हैं? टीलोडेंड्रिया। ये सब जो है इन्हें क्या बोलेंगे? टीलोडेंड्रिया। अब यहाँ पर समझते हैं जो निजल्स ग्रेन्यूल होता है, क्वेश्चंस यहाँ से बहुत ज्यादा आते हैं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो निजल्स ग्रेन्यूल होते हैं वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ डेंड्राइट्स में एंड सेल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, वो एक्सॉन में एब्सेंट होते हैं। जो निजल्स ग्रेन्यूल है वो एक्सॉन में एब्सेंट होगा एंड डेंड्राइट एंड सेल बॉडी में प्रेजेंट होगा। तो एक्सॉन में एब्सेंट होता है, ये एब्सेंट इन एक्सॉन। जो निजल्स ग्रेन्यूल होता है वो क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम होता है। वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल बॉडी में। एंड डेंड्राइट में कहाँ पर एब्सेंट होता है निजल्स ग्रेन्यूल? तो इस एक्सॉन में। देखिए आपको निजल्स ग्रेन्यूल सिर्फ डेंड्राइट एंड सेल बॉडी में ही दिखाया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन का। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट के बेसिस पर न्यूरॉन्स आर ऑफ 3 टाइप। नंबर 1 यूनिपोलर न्यूरॉन, नंबर 2 बाइपोलर न्यूरॉन एंड नंबर 3 मल्टीपोलर न्यूरॉन। आइए देखते हैं जो यूनिपोलर न्यूरॉन्स है, ये देखिए आपको दिखाया गया है। यहाँ पर आपको एक सेल बॉडी है, यहाँ पर आपको एक ही ब्रांच दिख रहा है, मींस यहाँ पर आपका क्या? एक एक्सॉन पाया जा रहा है और डेंड्राइट एक भी नहीं दिख रही है। तो जो यूनिपोलर न्यूरॉन है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा? एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ वर्टिब्रेट। नेक्स्ट बात करते हैं बाइपोलर न्यूरॉन का। यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है? सेल बॉडी है। यहाँ से आपका एक एक्सॉन दिख रहा है और ये आपका 1 डेंड्राइट है। तो अगर न्यूरॉन्स में 1 एक्सॉन एंड 1 डेंड्राइट पाई जाए तो उसे क्या कहेंगे? बाइपोलर न्यूरॉन, जो कि कहाँ पर देखने को मिलेगा? रेटिना ऑफ आई में। नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन का। तो जो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स है उसमें एक्सॉन 1 होगा एंड जो उसमें डेंड्राइट है वो बहुत होंगे, मोर देन 2 होंगे। जो आपको कहाँ देखने का मिलेगा? सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। तो देखिए हमेशा चेंज किस में आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ डेंड्राइट में चेंज आ रहा है। नंबर ऑफ एक्सॉन ऑलवेज सब में कितना है? 1। सिर्फ चेंज किस में देखने को मिल रहा है? डेंड्राइट में। तो यूनिपोलर न्यूरॉन में क्या होगा? डेंड्राइट नहीं पाए जाएंगे। बाइपोलर न्यूरॉन में 1 डेंड्राइट्स होगा एंड मल्टीपोलर न्यूरॉन्स में मोर देन 1, यहाँ पर मोर देन 1 डेंड्राइट होगा। बाकी यूनिपोलर एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ वर्टिब्रेट में पाया जा रहा है, बाइपोलर न्यूरॉन रेटिना ऑफ आई में पाया जा रहा है एंड मल्टीपोलर न्यूरॉन सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाया जा रहा है। अब यहाँ पर एक चीज और समझिए,
इस डेंड्राइट और इस एक्सॉन के यहाँ पर फंक्शंस क्या है? डेंड्राइट्स का काम क्या होता है? न्यूरॉन्स का ही काम क्या होता है? किसी भी स्टिमुलस को ट्रांसमिट करने का काम कौन करते हैं? न्यूरॉन्स करते हैं। तो यहाँ पर डेंड्राइट का मेन काम क्या है? जो डेंड्राइट है, ये जो डेंड्राइट है, ये किसी भी इम्पल्स को टूवर्ड द सेल बॉडी लाने का काम करते हैं। किसी भी स्टिमुलस को टूवर्ड द सेल बॉडी लाने का काम कौन करता है? डेंड्राइट करता है। एंड अवे फ्रॉम द सेल बॉडी ले जाने का काम, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी ले जाने का काम कौन करता है? एक्सॉन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अभी इसके आगे भी हम लोग पढ़ेंगे बिटवीन न्यूरॉन कैसे ये ट्रांसमिट होगा इम्पल्स। अभी इतना ही समझते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, और नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सॉन का। जो एक्सॉन है वो दो टाइप के होंगे। नंबर 1 माइलिनेटेड न्यूरॉन, माइलिनेटेड एक्सॉन, एंड नंबर 2 नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। अभी आप लोगों ने देखा था एक्सॉन के सराउंड माइलिन शीथ पाई जा रही थी। ये देखिए, एक्सॉन के सराउंड माइलिन शीथ पाई जा रही थी। देखिए, चाहे माइलिनेटेड न्यूरॉन हो या नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन हो, ठीक, श्वान सेल दोनों में पाए जाएंगे। चाहे माइलिनेटेड न्यूरॉन हो या नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है, श्वान सेल दोनों में पाया जाएगा। बट माइलिन शीथ सिर्फ कहां पर बनेगा? माइलिनेटेड में। श्वान सेल नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन में माइलिन शीथ नहीं बनाती है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है, यहाँ पर भी श्वान सेल पाई जाएंगी, नॉन माइलिनेटेड में भी श्वान सेल पाई जाएंगी। माइलिनेटेड में श्वान सेल माइलिन शीथ बनाएंगी एंड नॉन माइलिनेटेड में जो श्वान सेल है वो माइलिन शीथ नहीं बनाएंगी। तो आपका माइलिनेटेड न्यूरॉन में आपके कौन कौन आ जाएंगे? स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व आ जाएगा। एंड नॉन माइलिनेटेड में कौन आ जाएगा? ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि श्वान सेल माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन दोनों में पाए जाएंगे, बट माइलिन शीथ का फॉर्मेशन सिर्फ कहां पे करेंगे? ये माइलिनेटेड एक्सॉन में। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स की बात करें, आपके एनसीईआरटी में दो फिगर इस तरह से दिया हुआ है। तो अगर हमें नर्व इम्पल्स के जनरेशन और कंडक्शन की बात करते हैं, बेसिकली इसमें 3 स्टेज होंगे। नंबर 1 पोलराइज स्टेज, नंबर 2 डीपोलराइज स्टेज, नंबर 3 रीपोलराइज स्टेज। पोलराइज स्टेज क्या है? रेस्टिंग स्टेज को पोलराइज स्टेज कहेंगे। डीपोलराइज क्या है? वर्किंग स्टेज को डीपोलराइज स्टेज कहेंगे। एंड रीपोलराइज क्या है? अगेन रेस्टिंग को क्या बोलेंगे? रीपोलराइज स्टेज। आइए यहाँ पर देखते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कि पोलराइज स्टेज में क्या कंडीशन होगी एक्सॉनल के, जो एक्सॉन है इसके मेम्ब्रेन की एंड एक्सोप्लाज्म की। ये मान लीजिए एक एक्सॉन का हमने पार्ट ले लिया है, ये एक्सॉन का आउटर साइड है और ये एक्सॉन का इनसाइड, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? ये कौन सा पार्ट है, कौन सा साइड है? ये एक्सोप्लाज्म है। ये आपका एक्सोप्लाज्म है। ये आपका एक्सोप्लाज्म है। ये आपका एक्सोप्लाज्म है और ये है आउटसाइड है। ये है आपका एक्सॉनल मेम्ब्रेन, ये है आपका एक्सॉनल मेम्ब्रेन और ये है आउटसाइड। अब यहाँ पर बात करते हैं अगर पोलराइज स्टेज की, तो पोलराइज स्टेज में जो एक्सॉनल मेम्ब्रेन होता है, पोलराइज स्टेज में जो एक्सॉनल मेम्ब्रेन होता है वो कंपैरेटिवली मोर परमिएबल होता है। किसके लिए? पोटेशियम आयन के लिए। एंड नियरली इम्परमिएबल होगा ये मेम्ब्रेन किसके लिए? सोडियम आयन के लिए। और किसके लिए ये मेम्ब्रेन इम्परमिएबल होता है? निगेटिव चार्ज प्रोटीन के लिए। निगेटिव चार्ज प्रोटीन वो सिर्फ और सिर्फ एक्सोप्लाज्म में पाया जाता है, आउटसाइड में नहीं पाया जाएगा। एक्सोप्लाज्म में क्या पाया जाएगा? निगेटिव चार्ज प्रोटीन। तो पोलराइज स्टेज में क्या होगा? आउटर साइड में इस मेम्ब्रेन पर किसका कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा? सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर हाई होगा।
सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन, सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर कैसा होगा? हाई होगा। एंड पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर कैसा होगा? लो होगा। जबकि बात करते हैं एक्सोप्लाज्म का, यहां पर किसका कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा? पोटेशियम आयन एंड निगेटिवली चार्ज प्रोटीन, इसका कॉन्सेंट्रेशन यहां पर कैसा होगा? हाई होगा। और जबकि सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर कैसा होगा? लो होगा। देखिए, बात करते हैं पोलराइज स्टेज का, तो पोलराइज में जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होगा वहां पर किसका कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा? तो सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा, पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन लो होगा, जिसकी वजह से आउटर सरफेस पर जो चार्ज है वो कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। एंड एक्सोप्लाज्म की बात करें तो यहाँ पर पोटेशियम आयन एंड निगेटिवली चार्ज प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा एंड सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन लो होगा, जिसके वजह से इनसाइड में जो चार्ज है वो कैसा आ जाएगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये बात थी पोलराइज स्टेज का। पोलराइज स्टेट में जो ग्रेडियंट होता है वो किसके वजह से ग्रेडियंट डेवलप होता है? ये चार्ज के कॉन्सेंट्रेशन की वजह से। एंड इस ग्रेडियंट को मेंटेन कौन करके रखता है? सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है? वो तीन सोडियम आयन को बाहर भेजता है सोडियम पोटेशियम पंप, एंड 2 पोटेशियम आयन को अंदर लेकर के आता है। तो आइए देखते हैं पोलराइज एंड रेस्टिंग स्टेज की बात करते हैं। एक्सटर्नल मेम्ब्रेन कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू सोडियम आयन एंड नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयन। मोर परमिएबल होगा किसके लिए? पोटेशियम आयन के लिए। नियरली इम्परमिएबल किसके लिए होगा? सोडियम आयन के लिए। एंड ये इम्परमिएबल और किसके लिए होगा? निगेटिवली चार्ज प्रोटीन के लिए होगा, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? एक्सोप्लाज्म में। और ये जो ग्रेडियंट है इन सोडियम एंड पोटेशियम आयन की वजह से, उनकी कॉन्सेंट्रेशन की वजह से आता है, उस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन कौन करके रखता है? सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप 3 सोडियम आयन को बाहर भेजता है एंड 2 पोटेशियम आयन को अंदर ले आता है। तो क्या बोलते हैं? इफ्लक्स ऑफ 3 सोडियम आयन एंड इनफ्लक्स ऑफ 2 सोडियम आयन। अब नेक्स्ट बात करते हैं डीपोलराइज स्टेज का। तो डीपोलराइज स्टेज को समझने के लिए हम लोग मानते हैं यहाँ पर यहाँ पर एक एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर क्या दिया गया? एक स्टिमुलस दिया गया। यहाँ पर एक स्टिमुलस दिया गया आपको, यहाँ पर एक स्टिमुलस दिया गया। देखिए, पहले यहाँ पर जो है ये जब अपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन में, जब अपने रेस्टिंग कंडीशन थी, यहाँ पर कुछ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रहा होगा, जैसे कि अब यहाँ पर जैसे आपने स्टिमुलस दिया होगा, देन उसकी जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वापस से एक्शन पोटेंशियल में आ जाएंगे। अब देखिए, आफ्टर स्टिमुलस अब ये जो मेम्ब्रेन है ये किसके लिए मोर परमिएबल हो जाएगा? ये जो मेम्ब्रेन है किसके लिए मोर परमिएबल हो जाएगा आफ्टर स्टिमुलस? तो ये किसके लिए मोर परमिएबल हो जाएगा? यहाँ पर सोडियम आयन के लिए। अब ज्यादा से ज्यादा सोडियम आयन एक्सोप्लाज्म में जाने लगेगा, ज्यादा से ज्यादा सोडियम आयन एक्सोप्लाज्म में जाने लगेगा। अब क्या होगा? जो पोलैरिटी है वो रिवर्स हो जाएगी। मैंने यहाँ पर एनसीईआरटी का फिगर लिया है, तो यहाँ पर देखिए जो स्टिमुलस यहाँ ए पॉइंट पर दिया गया था, तो यहाँ पर क्या है? जो परमिएबिलिटी है किसके लिए बढ़ जाएगी मेम्ब्रेन की? सोडियम आयन के लिए। ज्यादा से ज्यादा सोडियम आयन अंदर जाने लगेगा। अब यहाँ पर जो पोलैरिटी है वो रिवर्स हो जाएगी। तो एक ही पॉइंट पर तो पोलैरिटी रिवर्स दिखा नहीं सकते एनसीईआरटी में, इसी वजह से उन्होंने एक दूसरा पॉइंट पर उसको दिखा दिया है। स्टिमुलस यहाँ पर दिया गया एंड देन देखिए यहाँ पर आपको पोलैरिटी रिवर्स हो गई। आउटर साइड में आपको कैसा चार्ज हो गया? निगेटिव, एंड इन साइड में कैसा चार्ज हो गया? पॉजिटिव। यहाँ पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है, करंट का फ्लो। अगर करंट के फ्लो का बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए पूरा एक सर्किट बन जाएगा हमेशा। जो यहाँ पर आपका, अब देखिए आपका जो स्टिमुलस, हाँ एक सेकेंड,
तो आपका यहाँ पर स्टिमुलस दिया गया है, देन आपकी यहाँ पर पोलैरिटी रिवर्स हो गई, ये आपका ए ही पॉइंट है। ये आपका ए ही पॉइंट है और इधर वाले को हम क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, और ये आपका क्या है, ए पॉइंट ही है। अब देखिए, हमेशा जो करंट का फ्लो होगा वो कहां से कहां होगा, करंट का जो फ्लो है हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। करंट का जो फ्लो है हमेशा, आप लोग इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े होंगे कि जो करंट का फ्लो है वो कहां से कहां होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव। अब देखिए यहाँ पर इनसाइड में करंट का फ्लो कहां से कहां होगा, ए टू बी होगा, एंड आउटसाइड में बी टू ए होगा। ये आउटर साइड है, और ये है आपका ये आपका एक पूरी सर्किट आपकी कंप्लीट हो जाती है। देन अगेन आपका आ जाता है रिपोलराइज स्टेज। रिपोलराइज में वापस से वही सब जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है वही सब वापस से आ जाएंगे, आउटसाइड में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एंड इनसाइड में आपका यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, पोलराइज स्टेज क्या है, डीपोलराइज स्टेज क्या है एंड रिपोलराइज स्टेज क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स का। जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन वन न्यूरॉन टू एन अदर न्यूरॉन है उसे क्या कहेंगे, सिनैप्स कहेंगे। जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड सिनैप्स। यहाँ पर जो आपको दिखाया गया है ये सिनैप्स दिखाया गया है। तो सिनैप्स आपका जो फर्स्ट वाला न्यूरॉन है उसके एक जान का टर्मिनल जिसे टीलोडेंड्रिया कहेंगे, और नेक्स्ट वाले न्यूरॉन का डेंड्राइट उनके बीच में बनेगा। यहाँ पर देखिए ये जो आपका दिखाया गया है ये फर्स्ट वाले न्यूरॉन का एक्सॉन का टर्मिनल वाला पार्ट है, एंड जो आपका ये वाला आपका दिखाया गया है ये क्या है, आपका नेक्स्ट वाले न्यूरॉन का डेंड्राइट है। अब देखिए ये आपको सिनेप्टिक नॉब है ना, और ये आपका क्या है, डेंड्राइट वाले पार्ट है। अब देखिए जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है वो फर्स्ट वाले न्यूरॉन का है, जो आपका सिनेप्टिक नॉब है उसका है, एंड जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है वो डेंड्राइट का है। एंड इन दोनों के बीच में जो स्पेस पाया जा रहा है उसे क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। देखिए इसमें आप लोगों में जो सिनेप्स है दो टाइप का होगा, एक तो होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और एक होता है केमिकल सिनेप्स। अगर यहाँ पर बीच में अगर ये स्पेस पाया जा रहा है, बहुत ज्यादा पाया जा रहा है ये स्पेस जिसे हम लोग यहाँ कंसीडर कर सकते हैं, तो आपका क्या कहलाएगा, केमिकल सिनेप्स। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में ये जो स्पेस है सिनेप्टिक क्लेफ्ट है बहुत ही माइन्यूट होता है, बहुत ही कम होता है, जिससे जो इलेक्ट्रिक सिनेप्स होता है वहां पर इम्पल्स का ट्रांसमिशन फास्ट होता है एज कंपेयर टू केमिकल सिनेप्स। बट ह्यूमन बीइंग में जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होता है वो बहुत ही रेयर होता है। बेसिकली ह्यूमन बीइंग में कौन सा सिनेप्स देखने को मिलेगा, केमिकल सिनेप्स। तो ये आप लोग ध्यान दे दीजिएगा कि जो सिनेप्स है वो कितने टाइप के हैं, टू टाइप के, तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होगा और एक केमिकल। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है वो बहुत ही माइन्यूट होगा, जबकि केमिकल सिनेप्स में जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट होगा वो कंसीडर किया जा सकता है, वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। अब देखिए यहाँ पर सिनेप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिनेप्स में कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड सिनेप्टिक क्लेफ्ट। एंड यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जो रिसेप्टर है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा, वो जो सिनेप्टिक नॉब है जो फर्स्ट वाला न्यूरॉन है उसमें देखने को मिलेगा। ये सब जो आपको दिख रहे हैं ये सब क्या है, सिनेप्टिक वेसिकल हैं, और इनके अंदर जो भरा हुआ केमिकल दिख रहा है आपको वो क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। वो केमिकल क्या है यहाँ पर, न्यूरोट्रांसमीटर।
ये क्या है? सिनेप्टिक वेसिकल्स है। और इसके अंदर जो केमिकल भरा हुआ है वो क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है। इसके अंदर जो केमिकल भरा हुआ है वो क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। तो समझ में आ गया आप लोगों का कि सिनैप्स किसे कहेंगे? दो न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन है उसे ही क्या बोलेंगे? सिनैप्स। फर्स्ट वाले न्यूरॉन का एक्सॉन का टर्मिनल इन्वॉल्व होगा एंड नेक्स्ट वाले न्यूरॉन का डेंड्राइट्स इन्वॉल्व होगा। तो दो न्यूरॉन के बीच में जो ट्रांसमिशन होगा वाया सिनैप्स होगा। एंड एक आप लोग अभी पढ़ेंगे, आगे मैं पढ़ाऊंगी, जो जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन्स एंड मसल फाइबर। जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन्स एंड मसल फाइबर इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये क्लियर है? ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। देखिए यहाँ पर जब कोई भी स्टिमुलस इसे मिलेगा देन यहाँ पे जो ये सिनेप्टिक वेसिकल हैं वो मूव करना शुरू कर देंगे और किस तरफ आने लगेंगे? मेम्ब्रेन की तरफ आने लगेंगे। फिर ये इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाएंगे और इनके जो केमिकल है वो इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में फ्री हो जाएंगे एंड देन जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर प्रेजेंट है वो उस स्टिमुलस को क्या करेंगे? रिसीव कर लेंगे। देन इम्पल्स का ट्रांसमिशन वापस से वही डेंड्राइट टू सेल बॉडी एंड सेल बॉडी टू एक्सॉन। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन का। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? सडन इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स। सडन इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स को ही क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे। विदाउट कॉन्शियस एफर्ट, विदाउट थॉट के जो एक्शन होगा वही आपका क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एक्शन। उसमें और रिफ्लेक्स पाथवे क्या है? जो पूरा आपका स्टिमुलस से लेकर रिसेप्टर तक के जो भी इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर वही आपके क्या है? रिफ्लेक्स पाथवे। तो सबसे पहले समझेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। देखिए, प्रोसेस ऑफ सडन इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स without conscious effort is called without conscious effort or thought is called reflex action। इसमें इन्वॉल्वमेंट किसका किसका होता है? रिफ्लेक्स एक्शन में कंप्लीट पियानियस का होगा एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सिर्फ एक पार्ट इन्वॉल्व होता है। वो कौन सा है? स्पाइनल कार्ड। अब इसमें बात आती है कि जो आपका रिफ्लेक्स पाथवे क्या है? तो रिफ्लेक्स पाथवे आपका क्या है? रिसेप्टर, देन सेंसरी या अफरेंट फाइबर, देन स्पाइनल कार्ड, देन मोटर या इफरेंट फाइबर एंड देन आपका इफेक्टर। ये आपका क्या है? रिफ्लेक्स पाथवे। अब समझते हैं इसको, रिफ्लेक्स एक्शन को। सपोज कीजिए, मान लीजिए कि कोई जो है आपको एक गर्म बाटल ला कर दिया। अब वो इतना ज्यादा गर्म है कि आपने जैसे उसको हाथ से पकड़ा, ठीक? अब आपने उसको जैसे हाथ से पकड़ा तो आपको एक स्टिमुलस मिला। स्टिमुलस क्या होता है इसको समझते हैं। स्टिमुलस एनी फैक्टर, एनी एजेंट जिसके वजह से किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्टिविटी एंड बिहेवियर में चेंज आ जाए वही क्या कहलाएगा? स्टिमुलस कहलाएगा। वो स्टिमुलस क्या हो सकता है? हीट हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, पेन हो सकता है, साउंड हो सकता है। इस सब की सब क्या है? स्टिमुलस हैं। रिसेप्टर क्या होते हैं? रिसेप्टर हमारे बॉडी के वो सेल या ऑर्गन जो इन एनी टाइप ऑफ स्टिमुलस को रिसीव करते हैं वही क्या कहलाएंगे? रिसेप्टर कहलाएंगे। आफ्टर स्टिमुलस के रिसीविंग के हमारे स्पाइनल कार्ड तक जो लेकर के यहाँ पर जाएगा इम्पल्स, वो कौन है? सेंसरी न्यूरॉन या फिर अफरेंट फाइबर। एंड देन यहाँ पर जो स्पाइनल कार्ड है ये ब्रेन तक उस इम्पल्स को नहीं जाने देता है, वापस से मोटर या अफरेंट फाइबर के थ्रू ये कहाँ पर भेज देगा? इफेक्टर तक भेज देगा, जिससे क्या हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। देखिए, जो स्पाइनल कार्ड अगर खुद रिस्पॉन्स ना करती, अगर वो ये सूचना ब्रेन के पास भेजती तो इसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता। उसमें क्या है कि ब्रेन उसको पहले एनालिसिस करता, देन वापस से मोटर के थ्रू इफेक्टर तक आता। इसीलिए जो स्पाइनल कार्ड है वही इसको एनालिसिस करके वापस से तुरंत मोटर न्यूरॉन के थ्रू ये कहाँ पर भेज देता है? इम्पल्स को इफेक्टर तक। तो समझते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए
कोई बहुत गर्म पानी का बॉटल लाकर आपके हाथ में दे दिया है। अब वो पानी का जो बॉटल है वो बहुत गर्म है, मीन्स वो क्या है, स्टिमुलस है, उसका जो हीट है वो स्टिमुलस है। अब उसको आपने हाथ में इस तरह से पकड़ा। अब आपके हाथ में, आपकी स्किन में बहुत सारे रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, वो उस हीट को क्या करेगा, रिसीव कर लेगा, वो उस स्टिमुलस को रिसीव कर लेगा। देन यहाँ पर जो न्यूरॉन्स हैं, जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, वो क्या करेंगी, उस स्टिमुलस को यहाँ से होते हुए, आपके लिम्ब से होते हुए आपको कहाँ पर लेकर जाएंगी, स्पाइनल कार्ड में। अब वहां पर स्पाइनल कार्ड से वापस से इफेक्टर के, मोटर न्यूरॉन के या फिर इफ्रेंट फाइबर के थ्रू कहां पर आ जाएंगे, वो वापस से हमारे इस मसल ग्लैंड तक आएंगे, इफेक्टर तक आएंगे, जिससे हम तुरंत जो है हाथ हटा लेंगे। मीन्स विदाउट, देखिए विदाउट कॉन्शियस, ऐसा नहीं है जैसे ही आपका, मान लीजिए जैसे ही आपको कोई आपके हाथ में कोई दिया, आप तुरंत छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें बैठ के सोचेंगे गर्म है, हटाए या ना हटाए, ऐसा नहीं है। जैसे कोई गर्म चीज बहुत गर्म है, कोई आपके हाथ में दिया, आप बिना सोचे तुरंत उसको छोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए कि आप रास्ते में चल रहे हैं, कोई पॉइंटेड चीज आपके पैर में चुभी, विदाउट सोचिए आप तुरंत अपने पैर को ऊपर कर लेते हैं। ये सब क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। जैसे ही आप बहुत ज्यादा धूप में निकलेंगे, तुरंत आपकी आईज बंद हो जाती है, ये क्या है, आपका रिफ्लेक्स एक्शन है। बिना सोचे समझे किसी भी काम को कर देना, वही आपका क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन कैसा एक्शन है, यह एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट आपका ब्रेन है, वो देखते हैं। हाँ बच्चों, तो हम लोग पढ़ चुके हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि नर्वस सिस्टम आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, नंबर 1 सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड नंबर 2 पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आ जाता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पर हम लोग ब्रेन पढ़ने जा रहे हैं। ब्रेन जो है मेन, जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन होता है, वो क्या होता है, ब्रेन होता है। एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करता है। जैसे मैंने आपसे बोला था पहले ही कि हमारे बॉडी में वो पावर है जो किसी भी काम को स्लो कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। इन सब का कंट्रोल पावर हमारे बॉडी में है, हमारे बॉडी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बात करें तो ब्रेन के पास है। किसी भी काम को स्टार्ट करने का, स्टॉप करने का, स्लो या फास्ट करने का, ये किसके पास पावर है, ब्रेन के पास है। ब्रेन किसकी तरह एक्ट करता है, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की तरह एक्ट करता है। एंड ये ब्रेन वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शन दोनों को कंट्रोल करता है। जैसे बॉडी का मूवमेंट हुआ, बैलेंस ऑफ द बॉडी हुआ, या इनवॉलंटरी एक्शन की बात करें, जो हमारे इनवॉलंटरी ऑर्गन है, जैसे हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, इन सब के फंक्शन को भी कौन कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन। 24 आवर सर्कैडियन रिदम भी कौन कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन। थर्मो रेगुलेशन भी कौन करता है, ब्रेन करता है। और इसमें हम लोग बात करते हैं, इसमें कुछ साइट भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि विजन की साइट, हियरिंग की, स्पीच की, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशंस, थॉट, इन सबके साइट भी कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन में। इसमें हम लोग बात करते हैं ब्रेन की कवरिंग की। तो ब्रेन की जो कवरिंग है उसे क्या बोलते हैं, क्रेनियल मेनिंजाइजेस। जो क्रेनियल मेनिंजाइजेस है, ये हमारे ब्रेन को कवर करके रखती है। इसके 3 लेयर हैं। आउटर लेयर को ड्यूरा मैटर बोलते हैं, मिडिल लेयर को अरेक्नॉइड बोलेंगे, एंड इनर लेयर को पाया मैटर बोलेंगे। यहाँ पर अरेक्नॉइड एंड पाया मैटर के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसे बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड या CSF। जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, ये क्या करता है, ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ये हमारे ब्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पर देखिए, आपका यहाँ लिखा हुआ है, ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। इट एक्ट एज कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, एंड इट कंट्रोल द वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शन
और ये साइट है किसका, विजन का, हियरिंग का, स्पीच का, इंटेलिजेंस, मेमोरी, इन सब का भी साइट कहाँ पर है, हमारे ब्रेन के पास। ब्रेन की कवरिंग को क्या बोलेंगे, क्रेनियल मेनिंजाइजिस बोलेंगे। आउटर लेयर को ड्यूरा मैटर, मिडिल लेयर को अरेक्नोइड एंड इनर लेयर को पाया मैटर। यहाँ पर ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है, ये स्ट्रक्चर किसका है, ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ये डायग्राम हमने एनसीईआरटी से लिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, जो आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये आपका क्या है, फोर ब्रेन है। ये पूरा यहाँ से देखिए आप, फोर ब्रेन में आपका सब आ जाएगा। ये इधर के पूरे सेरेब्रम भी आ जाएंगे, प्लस थैलमस एंड हाइपोथैलमस, ये सब आपका कहाँ पर आ जाएगा, फोर ब्रेन में आ जाएगा। एंड आपका जो मिड ब्रेन है वो बहुत ही थोड़ा सा पोर्शन होता है, यहाँ पर आपका ये क्या है, मिड ब्रेन है। और बाकी ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये क्या है, आपका हाइंड ब्रेन है। तो यहाँ पर अभी हम लोग देखते चलेंगे, इसको आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्रेन के क्लासिफिकेशन का। ब्रेन आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन फोर ब्रेन, सेकेंड वन मिड ब्रेन, थर्ड वन हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन की बात करें तो इसमें 3 पार्ट आ जाएंगे आपके, सेरिब्रम, थैलमस एंड हाइपोथैलमस। एंड हाइंड ब्रेन में भी 3 पार्ट आ जाएंगे, कौन कौन सा, पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। अब इसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक देखते हुए चलेंगे। इसमें हम लोग बात करते हैं सेरिब्रम का। जो सेरिब्रम होता है हमारे फोर ब्रेन का, ये मेजर पार्ट होता है। एंड ये डिवाइडेड होता है 2 हॉल में, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर कनेक्ट करने का काम करता है, जिसे क्या बोलते हैं, कार्पस कैलोसम। द लेयर ऑफ सेल, जो कवर करता है किसको, सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कवर करने वाले लेयर ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है उसमें सेंसरी एरिया, मोटर एरिया एंड एसोसिएशन एरिया भी पाया जाएगा। एसोसिएशन एरिया किसे कहते हैं, ये ना तो प्योर सेंसरी होता है ना ही प्योर मोटर होता है। तो जो एसोसिएशन एरिया है ये 2 न्यूरॉन को कनेक्ट करने का काम करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर न्यूरॉन भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एसोसिएशन एरिया, इसके कुछ फंक्शंस है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है इंटरसेंसरी एसोसिएशन में, मीन्स 2 न्यूरॉन को ये कनेक्ट करने का काम करता है, कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, मेमोरी में हेल्प करता है। ये सारे फंक्शन किसके हो गए, एसोसिएशन एरिया के। टू द पॉइंट यहाँ पर एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा। एनसीईआरटी की बुक अपने सामने रखिए और वहां पर भी आप लोग उसको रीड करते हुए चलिए। ये देखिए, ये जो आपका पार्ट दिख रहा है ये क्या है, सेरिब्रम है। सेरिब्रम है, ये डिवाइडेड होता है राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, और इनको कनेक्ट करने का काम कौन करता है, ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये ट्रैक्ट ऑफ, ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये क्या होता है, ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर। ये जो है ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर है, इसे क्या बोलते हैं, कार्पस कैलोसम। यही जो है इस सेरिब्रम को कनेक्ट करने का काम करता है। राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, कार्पस कैलोसम। और इनके ऊपर जस्ट जो कवरिंग पाई जाती है उसे क्या बोलेंगे, सेरिब्रम कॉर्टेक्स कहेंगे। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में कौन कौन सा एरिया होता है, सेंसरी एरिया, मोटर एरिया एंड एसोसिएशन एरिया। एसोसिएशन एरिया ना तो प्योरली सेंसरी है और ना ही प्योरली मोटर, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, एसोसिएशन एरिया। और रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, तो फर्स्ट तो इंटरसेंसरी एसोसिएशन के लिए, मींस को 2 न्यूरॉन को कनेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट कम्युनिकेशन एंड नेक्स्ट मेमोरी। यहां तक क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं थैलमस का। सेरिब्रम रैप्ड अराउंड ए स्ट्रक्चर, सेरिब्रम रैप्ड अराउंड ए स्ट्रक्चर इट्स कॉल्ड थैलमस। यहां पर देखिए, देखिए ये सेरिब्रम है, ये रैप्ड है एक स्ट्रक्चर के अराउंड, जिसे क्या बोलेंगे, थैलमस।
यहाँ पर ये जो आपका दिखाया गया है ये क्या है, थैलमस है। तो सेरिब्रम रैप्ड है अराउंड ए स्ट्रक्चर जिसे क्या बोलते हैं, थैलमस बोलते हैं। जो थैलमस होता है वो मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है। थैलमस जो है वो मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है किसका, सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग का। तो हमको थैलमस में एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है कि cerebrum wrapped around a structure is called thalamus and thalamus is the major coordinating center of sensory and motor signaling का। नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग आ जाएंगे हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस कहाँ पर लोकेटेड होता है, बेस ऑफ द थैलमस पर लोकेटेड होता है। हाइपोथैलमस में कौन कौन से सेंटर प्रेजेंट होते हैं, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल का सेंटर प्रेजेंट होगा, जो अर्ग फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग का सेंटर है वो भी कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हाइपोथैलमस में। अब यहाँ पर आ जाता है कि कौन कौन से पार्ट मिल करके लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम बनाएंगे। तो लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम बनाने वाला पार्ट है इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, एमाइगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। ये तीनों मिल करके लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं। लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम एलॉन्ग विद हाइपोथैलमस ये रेगुलेट करता है सेक्सुअल बिहेवियर को एंड एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन, और इमोशनल रिएक्शन को ये एक्सप्रेस करता है, जैसे कि प्लीजर एंड आपको ग्रीफ, ये सबको कौन एक्सप्रेस करेगा, जो आपका लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम एलॉन्ग विद हाइपोथैलमस, देन आपका ये एक्सप्रेस होगा क्या, इमोशनल रिएक्शन। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है थैलमस की cerebrum wrap around a structure is called thalamus which is major coordinating center for the sensory and motor signaling. Hypothalamus lies at the base of the thalamus. Hypothalamus contains a number of centers which control the body temperature, urge for eating and drinking. Inner part of cerebral hemisphere, amygdala, hippocampus, these are from the limbic lobe या limbic system. Limbic lobe या limbic system along with hypothalamus it regulation of sexual behavior and expression of emotional reaction. जैसे प्लीजर है, ग्रीफ है, इन सबको एक्सप्रेस कौन करने में हेल्प करेगा, लिम्बिक लोब along with hypothalamus. क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मिड ब्रेन का। तो मिड ब्रेन में बस थोड़ा सा ही लिखा हुआ है, मिड ब्रेन का लोकेशन क्या है, मिड ब्रेन लोकेटेड कहाँ पर होता है। तो मिड ब्रेन लोकेशन जो लोकेटेड है बिटवीन थैलमस या हाइपोथैलमस ऑफ फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ हाइंड ब्रेन। तो यहाँ पर जो मिड ब्रेन है वो कहाँ पर लोकेटेड है, फोर ब्रेन एंड मिड ब्रेन, फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन के बीच में। फोर ब्रेन का कौन सा पार्ट, थैलमस या हाइपोथैलमस, एंड हाइंड ब्रेन का कौन सा पार्ट, पॉन्स, इन दोनों के बीच में मिड ब्रेन लोकेटेड होता है। देखिए जो मिड ब्रेन होता है यहाँ से एक कैनाल पास होता है, उस कैनाल को क्या बोलते हैं, सेरिब्रल एक्विडक्ट बोलते हैं। डार्सल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन के डार्सल पोर्शन पर क्या होता है, फोर राउंड स्वेलिंग होता है जिसे क्या बोलते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। बस यही 3 पॉइंट एनसीईआरटी में दे रखा है। फर्स्ट, मिड ब्रेन का लोकेशन क्या है, यहाँ से जो कैनाल पास होता है उसका नाम क्या है, सेरिब्रल एक्वेडक्ट है। इसके डार्सल पोर्शन पर 4 राउंड स्वेलिंग पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हाइंड ब्रेन का। तो हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट हैं, कौन कौन सा, पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला। पॉन्स की बात करते हैं, इसमें कंसिस्ट होता है फाइबर ट्रैक्ट जो कि इंटरकनेक्ट करता है डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन। ब्रेन के डिफरेंट रीजन को इंटरकनेक्ट करने का काम किसका होता है, पॉन्स का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेरिबेलम का। जो सेरिबेलम होता है ये बहुत ही कन्वोल्यूटेड सरफेस होता है इसके पास, जिसके वजह से ये एडिशनल स्पेस प्रोवाइड करता है। जो सेरिबेलम है वह एक कन्वोल्यूटेड सरफेस रखता है जो कि एडिशनल स्पेस प्रोवाइड करता है मेनी मोड न्यूरॉन्स के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं मेडुला का। तो मेडुला जो है वो ब्रेन को किसके साथ कनेक्ट करता है, स्पाइनल कार्ड के साथ। तो मेडुला जो है ब्रेन को स्पाइनल कार्ड से कनेक्ट करने का काम करता है।
मेडुला में भी कुछ सेंटर पाए जाते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं रिस्पायरेशन को एंड कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स को एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन को। इन सब का कंट्रोलिंग सेंटर किसके पास है? मेडुला के पास। कौन कौन सा सेंटर? रिस्पायरेशन का, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स का एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ब्रेन स्टेम का। कौन कौन से पार्ट हमारे ब्रेन के हैं जो बनाते हैं ब्रेन स्टेम? तो ब्रेन स्टेम कौन कौन बनाएगा? मिड ब्रेन बनाते हैं एंड हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का पॉन्स एंड मेडुला इन्वॉल्व होता है ब्रेन स्टेम में। यहाँ पर सेरिबेलम का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। सेरिबेलम ब्रेन स्टेम में नहीं होता है। ब्रेन स्टेम में सिर्फ कौन कौन होता है? मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला। मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्रेन स्टेम जो है वो कनेक्शन है किसके किसके बीच का? ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड के बीच का जो कनेक्शन बनाता है वो कौन बनाता है? ब्रेन स्टेम बनाता है। नेक्स्ट बात करते हैं रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर का। रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर कहाँ लोकेटेड होता है? मेडुला रीजन में। एंड न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कहाँ लोकेटेड होता है? पॉन्स रीजन में। तो आज के डे पर हम लोगों ने 1 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करने वाली हूँ केमिकल कोऑर्डिनेशन, बोले तो एंडोक्राइन सिस्टम का। यहाँ तक आप लोग पूरा रिवीजन कर लीजिएगा, एनसीईआरटी को अच्छे रीड कर लीजिएगा एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व कर लीजिएगा। आपके सभी क्वेश्चंस यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। ये जो सीरीज है ये नीट वाले बच्चों के लिए भी है एंड साथ में जो बच्चे बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये सीरीज हेल्पफुल है। इस सीरीज का नाम है नीट 2025।